Hello and good morning students. Welcome to my YouTube channel Biology by मुकेश सर। ऑनलाइन स्टडी की इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग किंगडम। इस यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर अभी तक हमने पढ़ा है लिविंग किंगडम। पिछले वीडियो में हम बायोडाइवर्सिटी का हमने डिटेल स्टडी किया था। उसके बाद आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे टैक्सोनॉमी। व्हाट इज टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। तो टैक्सोनॉमी को समझने से पहले हम इस टॉपिक में सबसे पहले बात करेंगे क्लासिफिकेशन क्या होता है। व्हाट इज क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण क्या है। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमारी अर्थ है, वो विविध प्रकार के एनिमल से, विविध प्रकार के प्लांट्स की स्पीसीज से खचाखच भरी पड़ी हुई है। विविध वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग तरीके से एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स को क्लासिफाई किया, उन्हें टेबलाइज किया, उनको किसी सीरीज में उनको क्रमबद्ध किया, जिससे हमारा स्टडी बहुत ही इजी हो गया। तो समझते हैं क्लासिफिकेशन क्या है। What is classification? Is an art of grouping organisms on the basis of their similarities and dissimilarities। विभिन्न प्रकार के जीवों को उनकी समानता और असमानता के आधार पर समूहों में अलग अलग ग्रुप्स में टेबलाइज करने की जो आर्ट होती है, जो कला है, जो प्रक्रिया है, उसे हम वर्गीकरण कहते हैं। जो हमारे आसपास ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उनमें कुछ न कुछ कैरेक्टर्स होते हैं और उन्हीं कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके, उनकी पहचान करके उनको एक विशिष्ट नाम दे दिया जाता है और फिर उन्हें अलग अलग समूहों में वर्गीकृत कर दिया जाता है, ताकि उस ग्रुप के किसी भी मेंबर के कैरेक्टर्स को हम अगर लर्न कर लेते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके लक्षणों को हम आसानी से सुगमता पूर्वक याद कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन की जो नीड है, क्लासिफिकेशन का जो इम्पोर्टेंस है, वो क्या है समझते हैं। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे पहला है फैसिलिटेट्स टू स्टडी। वर्गीकरण से हमें अध्ययन में सुगमता प्राप्त होती है। अगर हम ऑर्गेनिजम्स को किसी ग्रुप में, किसी समूह में व्यवस्थित कर लेते हैं उनके लक्षणों के आधार पर, तो उस ग्रुप के किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स को याद कर लेने से हमें उस समूह के जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी जीव उस ग्रुप में रखे जाते हैं, उन सभी का स्टडी आसान हो जाता है। उन सभी के कैरेक्टर्स हमें पता चल जाते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि एक टेबल बनाई गई, उस टेबल में किसी भी एनिमल्स को, कई सारे एनिमल्स को रखा गया है और हमें कैरेक्टर्स याद करने हैं। तो अगर हम उनमें से एक एनिमल्स के लक्षणों को याद कर लेते हैं तो बहुत सारे उसमें ऐसे कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं जो उस मेंबर से मिलते जुलते होते हैं, जिसको हमने लर्न किया हुआ है। तो ऑटोमेटिकली एक को याद कर लेने से हमें उस ग्रुप के लगभग सारे एनिमल्स के कैरेक्टर्स स्वतः ही लर्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वर्गीकरण से करने से हमें अध्ययन में बहुत ही सुविधा मिलती है, आसानी मिलती है। दूसरा आता है नॉलेज ऑफ एवोल्यूशन। इस पृथ्वी पर जीवों का जो उद्विकास हुआ है वो किस क्रम में हुआ है। हमें, जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि जो सिंपल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है, उन्हीं से कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशन हुआ है। सबसे पहले अर्थ पर एसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए।
तो जब हम एनिमल्स को उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पर टेबलाइज करते हैं तो उनमें एक रिलेशनशिप प्रकट होती है और इससे हमें पता चल जाता है कि पृथ्वी पर जीवों का विकास किस क्रम में हुआ है, फ्रॉम लोअर ऑर्गेनिजम्स टू हायर ऑर्गेनिज्म। सरल शरीर संरचना वाले जीवों से जटिल शरीर संरचना वाले जीवों का विकास हुआ है। यह हमें वर्गीकरण क्लासिफिकेशन का अध्ययन करने से ही पता चलता है। तीसरा थर्ड आता है नॉलेज ऑफ कनेक्टिंग लिंक्स। जब हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करके स्टडी करते हैं तो दो एनिमल्स के बीच में कुछ कॉमन कैरेक्टर्स वाले एनिमल्स भी मिलते हैं। एक ग्रुप का लास्ट एनिमल और अगले ग्रुप का फर्स्ट मेंबर, इन दोनों ही ऑर्गेनिजम्स में कुछ कॉमन फीचर्स पाए जाते हैं। इन्हें ही कनेक्टिंग लिंक्स या सहयोजी कड़ियां कहते हैं। इनसे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के प्रत्यक्ष प्रमाण पता चलते हैं। इनसे हमें यह प्रूफ होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन है वो लोअर से हायर ऑर्गेनिजम्स की ओर हुआ है। नेक्स्ट आता है नॉलेज ऑफ एडॉप्टेशन। वर्गीकरण से हमें इस बात का पता चलता है कि जीवों में कौन कौन से अनुकूलन के लक्षण हैं जिससे वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में विशेष प्रकार के हैबिटेट में आवास में रहने के लिए स्वयं को अनुकूलित कर लेते हैं। तो उनके अनुकूलन के जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो फीचर्स होते हैं, उस बात का नॉलेज भी हमें वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन के द्वारा ही पता चलता है। तो ये बहुत सारे, इसके साथ साथ हमें ये भी पता चल जाता है क्लासिफिकेशन से या क्लासिफिकेशन से हमें न्यू ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरिंग में भी हेल्प मिलती है। जब हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं तो बहुत सारी ऐसी लिंक्स होती हैं जो मिसिंग होती हैं, जिनकी दो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बीच में कुछ ऐसे कॉमन कैरेक्टर्स वाले एनिमल्स कभी कभी हमें मिलते हैं, अननोन रहते हैं, जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि अगर ये कैरेक्टर वाला एनिमल है अगर, और उसके बाद ये दूसरे कैरेक्टर वाला एनिमल्स पृथ्वी पर दिखाई पड़ रहा है तो इनके बीच के जो कॉमन कैरेक्टर्स रखने वाले एनिमल्स होंगे वो कहीं ना कहीं अर्थ पर जरूर विद्यमान होंगे और हमें इससे एक अनुमान मिल जाता है कि हमें किन कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिजम्स को ढूंढना है, कैसे एनिमल्स की सर्च करनी है, वो इस पृथ्वी पर कहीं ना कहीं अवश्य होंगे। तो इस तरह से हमें न्यू ऑर्गेनिजम्स या न्यू जातियों, नई जातियों की खोज करने का एक मौका मिलता है और इस तरह से क्लासिफिकेशन नई जातियों की खोज में भी बहुत ही सहायक होता है। तो ये था क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। अब इसके बाद में हम समझते हैं व्हाट इज टैक्सोनॉमी, वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान। तो जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि टैक्सोनॉमी जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक है टैक्सो, दूसरा है नॉमी। टैक्सो is derived from a Greek word taxis. टैक्सो वर्ड एक ग्रीक वर्ड टैक्सिस से लिया गया है जिसका इंग्लिश में तात्पर्य होता है इन ऑर्डर, मीन्स क्रम में। सेकेंड इज नॉमी। It is also derived from a Greek word nomos, which means law, नियम। तो इस प्रकार टैक्सोनॉमी का मीनिंग हो गया क्रम में रखने के नियम। तो जितने भी डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इस पृथ्वी पर मिली हुई है उनको हमें किस क्रम में, किस नियम के अकॉर्डिंग उन्हें हमें क्लासिफाई करना है, इसका नॉलेज देना, इसकी जानकारी देना टैक्सोनॉमी कहलाता है। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें
वर्गीकरण करने के नियम फ्रेम किए जाते हैं, उसे हम वर्गीकरण कहते हैं, और सॉरी टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण विज्ञान क्या है? वर्गीकरण विज्ञान या टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें वर्गीकरण करने से संबंधित नियमों को बनाया जाता है, किस प्रकार से किसी ऑर्गेनिज्म को, किस जीव को किस ग्रुप में और किस प्रकार से सजाना है, किस ग्रुप में उसे स्थान देना है, इस वर्गीकरण विज्ञान या टैक्सोनॉमी कहलाता है। टैक्सोनॉमी कार्ल लिनियस या इन्हीं का दूसरा नाम कार्ल वॉन लिने या फिर कैरोलस लिनियस एक वैज्ञानिक थे जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, वर्ग की या वर्गीकरण विज्ञान के पिता। कार्ल वॉन लिने या कैरोलस लिनियस इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। हेनरी संतापाउ इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी। हेनरी संतापाउ को भारतीय वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। वर्गीकरण विज्ञान से रिलेटेड एक दूसरा टर्म यूज हो रहा है जिसे हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। Taxonomy and systematics both terms are used as synonyms of each other। ये दोनों ही वर्ड एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में यूज होते हैं, बट सिस्टमैटिक्स वर्ड अपने आप में एक बहुत विस्तृत है, बहुत ब्रॉड है। इसमें टैक्सोनॉमी भी इसी में सम्मिलित है। सिस्टमैटिक्स क्या है? ये एक वर्ड जो है ग्रीक वर्ड सिस्टेमा से उद्धृत है। जिस प्रकार से टैक्सोनॉमी टैक्सिस और नोमोस दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, उसी प्रकार सिस्टमैटिक्स भी एक ग्रीक वर्ड सिस्टेमा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करने का तरीका। कैरोलस लिनियस ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सिस्टमैटिक्स शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी, जो कि इनके जो सबसे पहले पब्लिश हुई थी 1735 में, इस पुस्तक में कैरोलस लिनियस ने सिस्टमैटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है सिस्टमैटिक्स शब्द का यूज किस वैज्ञानिक ने फर्स्ट टाइम किया था और उनकी वो कौन सी पुस्तक थी जिसमें उन्होंने इस टर्म के बारे में बात की थी। एक्चुअली जो इनकी पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी, वो इसी सिस्टमैटिक्स से जुड़ी लेते हैं और इसी के बेस पर इसका नाम सिस्टेमा नेचुरी रखा गया है और इसका फर्स्ट एडिशन 1735 में कार्लस लिनियस द्वारा पब्लिश किया गया था। क्या बोलता है सिस्टमैटिक्स? Systematics is the study of kinds and diversity of organisms and all relationships among them. It is a difference between taxonomy and systematics. टैक्सोनॉमी में हम क्लासिफिकेशन करने से संबंधित नियमों को कंस्ट्रक्ट करते हैं कि किस प्रकार से किसी ऑर्गेनिज्म को किस क्लासिफाई करना है, लेकिन उससे संबंधित उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं, उन कैरेक्टर्स को निकालना, वो भी केवल ऊपरी कैरेक्टर्स को नहीं, बल्कि सिस्टमैटिक्स के अंतर्गत उस जीव, जो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका इवोल्यूशनरी जो उनका पूरा उद्विकासी इतिहास होता है, जो उनके एंसेस्टर्स होते हैं, कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर पिछले कौन से एनिमल्स से
मैच कर रहे हैं, वो किस एनिमल्स से बिलोंग कर सकता है, उसका जो विकास हुआ है वो कैसे जीवों से हुआ है, इन सभी की जानकारी हमें सिस्टमैटिक्स देता है। इट इंक्लूड्स टैक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सिस्टमैटिक्स में टैक्सोनॉमी भी आता है, विभिन्न प्रकार के जीवों की पहचान, उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है कि वो भी इसी में इंक्लूड है, वर्गीकरण उनको कैसे किया जाता है और उनकी नेमिंग कैसे की जाती है, ये सब कुछ हम सिस्टमैटिक्स में स्टडी करते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स इज दैट टैक्सोनॉमी इज इन्वॉल्व्ड in the classification and naming of organism, whereas systematics is involved in the determination of evolutionary relationship organisms. टैक्सोनॉमी में तो केवल जीवों की जो पहचान होती है उनको वर्गीकृत करना है और उनका नामकरण करना है, लेकिन जो सिस्टमैटिक्स है वो मुख्यतः ये डिटरमाइन करती है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म्स का एवोल्यूशन किस प्रकार के एंसेस्टर से हुआ है। ओके, टैक्सोनॉमी कैन बी कंसीडर्ड एज ब्रांच ऑफ सिस्टमैटिक्स। एक निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो टैक्सोनॉमी है वो सिस्टमैटिक्स की एक ब्रांच है, एक शाखा है। सिस्टमैटिक्स में ही टैक्सोनॉमी का स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी। कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स के कौन कौन से अवयव होते हैं? तो सिस्टमैटिक्स में हम 3 चीजों का डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन, सेकंड नॉमेनक्लेचर एंड थर्ड इज क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, जिन ऑर्गेनिजम्स की पहली बार खोज होती है उनको हम किस तरह से उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जीवों की खोज करने के बाद में सबसे पहला काम होता है कि हम उस जीव को पहचाने कि वो हम जो पहले से नोन ऑर्गेनिज्म है उन ऑर्गेनिज्म में से वो किस से मैच करता है, हम उसे किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म्स के साथ में स्टेबलाइज करेंगे। नेक्स्ट आता है नॉमेनक्लेचर। आइडेंटिफाई करने के पश्चात तुरंत ही हमें आवश्यकता पड़ती है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स का क्या नाम रखा जाएगा। तो नॉमेनक्लेचर, नामकरण क्या है? टू गिव नेम ऑफ एनी न्यू डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर इज अ process in which names are given to new discovered organisms। नए खोजे हुए जीवों के नाम रखने की प्रक्रिया को नॉमेनक्लेचर या नामकरण कहते हैं। अब नामकरण करने के 2 तरीके हैं। एक आता है कॉमन और वर्निकुलर नेम्स और दूसरा आता है साइंटिफिक नेम। कॉमन या वर्निकुलर नेम्स क्या होते हैं? इन्हें हम लोकल नेम्स भी कहते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उस लोकल क्षेत्र में, पर्टिकुलर क्षेत्र में मनुष्यों के द्वारा अपने ही लोकल नाम से जाने जाते हैं। जैसे मान लेते हैं इंग्लिश में प्याज को ओनियन कहा जाता है, जबकि तमिल में प्याज को विंग्यायम कहते हैं। तो ये तो जो कॉमन या वर्निकुलर नेमिंग होती है, ये एक प्राचीन विधा है जिसमें मनुष्यों के द्वारा उस पौधों को या जंतुओं को लोकल नाम अपनी तरह से दे दिया जाता है। उसका साइंस से या तो
किसी रूल से, किसी नियम से कोई लेना देना नहीं रहता है। इनके जो नाम होते हैं वो लैंग्वेज टू लैंग्वेज और एरिया टू एरिया बदलते रहते हैं। और अगर वो बात इंटरनेशनल लेवल पर होती है तो वो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है उनके नामों में। तो साइंटिफिक नेम और वैज्ञानिक नाम, एज वर्निकुलर नेम्स कैन नॉट बी यूज्ड इन कम्युनिकेशन अमंगस्ट साइंटिस्ट एज वेल एज द पर्सन्स even in different regions of the same country. Hence, there is a need to understandize the naming of organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. क्योंकि जो लोकल या कॉमन सामान्य नाम होते हैं ये एक ही देश के विविध अलग अलग क्षेत्रों के वैज्ञानिकों के द्वारा या जो व्यक्तियों के द्वारा बातचीत करने में, कम्युनिकेशन में यूज नहीं हो सकते। इसलिए नाम रखने की एक ऐसे स्टैंडर्ड विधा की आवश्यकता हुई जिससे एक ऑर्गेनिज्म पूरे विश्व में केवल एक नाम से जाना जाए। इस प्रकार वैज्ञानिकों के कम्युनिकेशन में हर तरीके से जो हेल्पफुल हो ऐसे जंतुओं के जो नाम रखे जाते हैं उन्हें हम वैज्ञानिक नाम कहते हैं। अगर हम किसी प्लांट का वैज्ञानिक नाम रखते हैं तो उसे वानस्पतिक नाम या बोटेनिकल नेम के नाम से जाना जाएगा। अगर हम किसी जंतु का वैज्ञानिक नाम रखते हैं तो उसे हम जूलॉजिकल नेम या जंतु वैज्ञानिक नाम कहेंगे। ओके, जैसे मनुष्य का अगर नाम बोलेंगे वैज्ञानिक नाम तो उसको हम जूलॉजिकल नेम से बात करेंगे। व्हाट इज द जूलॉजिकल नेम और साइंटिफिक नेम ऑफ द ह्यूमन, एंड व्हाट इज द बोटेनिकल नेम और साइंटिफिक नेम ऑफ द पी प्लांट। ओके, scientific names are based on agreed principles which are provided in international codes. जो वैज्ञानिक नाम होते हैं वो अंतरराष्ट्रीय समिति के द्वारा कुछ मान्य रूल्स के प्रिंसिपल्स या सिद्धांतों के आधार पर बनाए जाते हैं और इसलिए वो पूरे विश्व में मान्य होते हैं। कुछ यहाँ पर कोड्स, इंटरनेशनल कोड्स की हमने बात की है जो अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स के नाम रखने से रिलेटेड है। पहला है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इसका केवल और केवल एक ही काम है, जितने भी वनस्पतियां होती हैं, जो प्लांट्स होते हैं, अगर वो कोई न्यू डिस्कवर्ड प्लांट आता है तो उसका नाम रखने की जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो केवल ICBN की रहेगी। ओके, नेक्स्ट ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जंतुओं के नाम रखने के लिए। ICNB, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया, जीवाणुओं के नाम रखने से संबंधित है। ICVN, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर, विषाणुओं के नाम से रखने से संबंधित है। इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर क्रॉप प्लांट्स, जो फसली पौधे होते हैं, इनके नामकरण से संबंधित जो कोड है, जो समिति है, वो है ICNCP। ओके, नाउ नेक्स्ट बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, द्विपद नाम पद्धति क्या है। जैसा कि नाम से पता चलता है, बाई मीन्स टू, बाई मीन्स टू, नॉमियल मीन्स नेम, नॉमेनक्लेचर नाम रखने की प्रोसेस। मतलब हो गया जो वैज्ञानिक नाम होते हैं
उनके नाम रखने से संबंधित कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिन्हें हम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। और बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब हो गया कि कोई भी वैज्ञानिक नाम दो नामों से मिलकर के बनाया जाएगा। किसी भी वैज्ञानिक नाम में केवल दो नाम होंगे। वैज्ञानिक नाम रखने से संबंधित नियमों को सबसे पहले टैक्सोनॉमी के जो फादर कैरोलस लिनियस कार्ल वॉन लिने, इन्होंने वैज्ञानिक नाम रखने से संबंधित नियमों को अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी के 10th एडिशन में 1758 में पब्लिश किया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर पूछा जाता है हु गेव द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, नामकरण की द्विनाम पद्धति किसने दी? तो कैरोलस लिनियस was the scientist who gave the binomial nomenclature system in his 10th edition of book Systema Naturae, जो 1758 में पब्लिश हुई थी। इन्होंने वैज्ञानिक नाम रखने से संबंधित कुछ नियम बनाए जो इस प्रकार है। फर्स्ट है, ईच ऑर्गेनिज्म विल नोन ओनली बाय वन नेम इन होल कंट्री। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का केवल एक ही नाम होगा और पूरे विश्व में वो उसी नाम से जाना जाएगा। सेकेंड, it consists of two words. The first word represents the genus, while the second denotes the specific name. प्रत्येक वैज्ञानिक के दो नाम होंगे जिसमें से उस नाम का जो पहला वर्ड होगा वो उसका जेनेरिक नेम यानी वो उसका वंश या जीनस का नाम होगा, जबकि जो दूसरा वर्ड होगा while the second denotes the specific name, ये उसकी स्पीसीज का से लिया जाएगा, जाति का। मतलब प्रत्येक नाम के दो नाम होंगे, एक नाम जो पहला होगा वो उसकी वंश का, जबकि दूसरा नाम उसकी जाति का होगा। थर्ड पॉइंट है, they should not have less than 3 letters and more than 12 letters. वैज्ञानिक नाम इतने छोटे भी नहीं होने चाहिए कि उनको उनका प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम हो। 3 लेटर से 3 अक्षरों से छोटे नहीं होने चाहिए और इतने लॉन्ग भी नहीं होने चाहिए कि उन्हें याद करना मुश्किल हो जाए, यानी 12 लेटर से बड़े वर्ड्स नाम में नहीं होंगे। फोर्थ पॉइंट है, साइंटिफिक नेम्स आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स। जब वैज्ञानिक नामों को बुक्स में प्रिंट किया जाएगा या वो प्रिंटेड फॉर्म में लिखे जाएंगे, छपे हुए लिखे जाएंगे, तो उन्हें इटैलिक्स में, इटैलिक्स मतलब तिरछे अक्षरों में छापा जाएगा। और अगर उन्हें हाथों से लिखा जाता है तो दोनों ही नामों को, वंश के नाम को और जाति के नाम को अलग अलग अंडरलाइन कर दिया जाएगा। वैज्ञानिक नाम कि जब छपे हुए रूप में लिखे जाएंगे तो उन्हें इटैलिक्स में अर्थात तिरछे अक्षरों में लिखा जाएगा, प्रिंट किया जाएगा, और जब उन्हें हाथ से लिखा जाएगा तो वंश और जाति के नामों के नीचे उन्हें रेखांकित कर दिया जाएगा, वो भी अलग अलग। अगला पॉइंट है, दे आर लैटिनाइज्ड और डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन। सभी वैज्ञानिक नाम के जो वर्ड्स होंगे वो लैटिन लैंग्वेज से लिए जाएंगे, और नहीं लिए जाएंगे तो उन इंग्लिश वर्ड्स को लैटिनाइज करके लिखा जाएगा। जैसे मैंगीफेरा इंडिका, तो इंडिका जो इस मैंगो की स्पीसीज है वो इंडिया से बनाई गई है। इंडिया को लैटिनाइज करके इंडिका में मॉडिफाई कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, द जेनेरिक नेम स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर व्हाइल स्पेसिफिक नेम स्टार्ट विद स्मॉल लेटर्स। जैसे अगर हम एग्जांपल यहाँ पर मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका लेते हैं तो उसे इस प्रकार से लिखा जाएगा,
मैंगीफेरा इज अ जेनेरिक नेम, जो उसके वंश का नाम है, और इंडिका इज अ स्पेसिफिक नेम, जो उसकी स्पीसीज जाति का नाम है। तो वैज्ञानिक नाम में दो नाम हो गए, जो पहला वर्ड है वो उसकी वंश का है और जो दूसरा नाम है वो उसकी जाति का है। ओके, वंश के नाम का जो पहला वर्ड है वो इंग्लिश के कैपिटल लेटर में, और वंश के जीनस के जो बाकी नेम लेटर्स होंगे वो सारे के सारे अंग्रेजी के ही स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। इसी प्रकार से जो स्पेसिफिक नेम होते हैं उसके सारे लेटर्स अंग्रेजी के स्मॉल लेटर्स पे ही लिखे जाने चाहिए। ओके, और इस नेम में जो लेटर है वो 3 से अधिक है और लेस देन 12 से कम है, ताकि इसे आसानी से याद किया जा सके। और इंडिया को इंडिका के फॉर्म में मॉडिफाई किया गया है, अर्थात इसे लैटिनाइज कर दिया गया है। तो इस प्रकार से कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचरी के 10th एडिशन में, जो कि 1758 में पब्लिश हुई थी, उसमें वैज्ञानिक नाम की जो द्विपद नाम पद्धति है उसको पब्लिश किया था और ये बताया था कि वैज्ञानिक नाम किस प्रकार से बनाए जाएंगे, किस प्रकार से उनको लिखा जाएगा, और इस प्रकार उन्होंने बहुत सारे वैज्ञानिकों की समस्याओं का समाधान कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।